चलिए मैं शुरू करता हूँ। संभावना इस चीज़ की है कि आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही होगी। जी, तो शुरू करते हैं। आप सभी आदरणीयों को सादर प्रणाम। दरअसल पिछले लगभग 10 महीनों में शरीर का वजन, फिटनेस, क्षमता, सक्रियता इत्यादि में बहुत परिवर्तन करने के कारण कुछ-कुछ सीखने समझने को मिला। जो पहले किताबों में पढ़ रखा था, उसको कुछ गहराई से जाँच करने का अवसर मिला। किताबों में पढ़ रखने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई चिकित्सक हूँ या डॉक्टर हूँ। वही जो हम और आप पढ़ते रहते हैं, कुछ लेख देखने को मिल गए, कुछ किसी का अनुभव पढ़ने को मिल गया या जिसकी जैसी जिज्ञासा उस आधार पे, तो ऐसी पुस्तकों की बातें कर रहा हूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ साझा किया जाए। आशा है कि आपके लिए कुछ लाभकारी हो सकता है। मैंने अपने शरीर का वज़न लगभग 9 महीनों में लगभग 19 किलो कम किया है। वह भी सहजता के साथ, शरीर की फिटनेस, क्षमता का भी विकास करते हुए। आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा शरीर का वजन कम करना है, वह भी शरीर की फिटनेस व क्षमता में संवर्धन के साथ। केवल वजन वजन कम होने से शरीर की फिटनेस व क्षमता नहीं बढ़ जाती है। वजन अधिक होने के बावजूद शरीर की फिटनेस व क्षमता ठीक ठाक रह सकती है। और यदि वजन आपका कम है, दुबले पतले हैं, इसके बावजूद आपकी शरीर की फिटनेस व क्षमता कम हो सकती है। तो फिटनेस और क्षमता अलग चीज़ें हैं। और आपका उसका दुबले पतले होने से रिश्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि आपका वज़न कम रहता है तो ज़्यादा बीमारियों का गढ़ शरीर नहीं बनता है। मैं मुख्यतः चर्चा करूँगा अ, उन मामलों पर कि जैसे शरीर का मतलब आप जब परिश्रम करते हैं तो किस इस तरह करते हैं, निरंतरता रहती है नहीं रहती है, इन सब चीज़ों पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ये कई तरह से लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो इसमें से जो मुख्य तरीके लोग अपनाते हैं, तो उसमें जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, हर्बल चूर्ण, हर्बल मसाले, जो कई जड़ी बूटियों की लोग बात करते हैं इत्यादि। इसको मैं कहता हूँ जादू से वज़न कम करना। भई कुछ खा भी रहे हैं और मतलब ऊर्जा का खर्च कर नहीं रहे हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ कि जादुई तरीके से वज़न कम करना। और एक तीसरा भी होता है कि शारीरिक परिश्रम वाली, जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण पद्धति कहता हूँ, जो शरीर का वज़न तो कम करती ही है, साथ में शरीर की फ़िटनेस, क्षमता इत्यादि में ज़बरदस्त विकास करती है। इन पद्धतियों पर कुछ-कुछ चर्चा करूँगा। डायबिटीज़ व ब्लड प्रेशर इत्यादि पर भी बात करूँगा। डायबिटीज़ पर कुछ विस्तार से बात करूँगा। विचार था कि इसी चर्चा पर, आज की ही चर्चा पर, फ़िटनेस का समाज पर प्रभाव इत्यादि के बारे में कुछ विस्तार से बात करूँ। मसलन पेरेंटिंग, शिक्षा व तंत्र इत्यादि पर। लेकिन फिर महसूस हुआ कि इस विषय पर एक चर्चा अलग से होनी चाहिए। चर्चा का मसौदा तैयार है, इसलिए इस संदर्भ में चर्चा अगले वीडियो पर करेंगे। इस वीडियो में वजन के मुद्दे पर ही मुख्यतः सीमित रहते हैं, डायबिटीज पर भी चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इसके लिए उदारता के साथ क्षमा करेंगे। चर्चा का क्रम कुछ यूँ होगा। पहले हम चर्चा करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, फिर हर्बल चूर्ण, हर्बल मसाले इत्यादि इत्यादि खाने पीने अर्थात जादुई तरीके पर 2 शब्द बोलेंगे। डायबिटीज पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण तरीका अर्थात शारीरिक परिश्रम से शरीर का वजन कम करना, शरीर की फिटनेस बढ़ाना, शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाना वाले तरीके पर बात करेंगे। अभी इंसुलिन संवेदनशीलता क्या होती है, इस पर बाद में आएंगे जब डायबिटीज़ वगैरह में बात होगी। आप में से जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा जान करके कि ये क्या चीज़ होती है।
पहले शुरुआत करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग व डाइटिंग इत्यादि का प्रयास करते हैं। इस पद्धति का पालन करने में अधिकतर लोगों से कुछ महत्वपूर्ण खामियां हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं मानो केवल रात के खाने व दिन के पहले, मतलब जो आप दिन में अंतिम भोजन करते हैं, भोजन का मतलब पानी के अलावा यदि आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, यदि आप जूस भी पी रहे हैं, तो इसको आप भोजन मान लें, इसको आप खाना मान लें। पूरी बातचीत में जब हम भोजन का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल करेंगे या खाने का शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो पानी के अलावा यदि आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसको आप भोजन मान लें। यहाँ तक कि मैं तो यहाँ यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप नींबू भी ले रहे हैं, नींबू पानी भी ले रहे हैं, तो उसको भी आप भोजन मान लें, उसको भी खाने की श्रेणी में रखें। पानी के अतिरिक्त कुछ भी ले रहे हैं यदि आप, तो उसको खाने की श्रेणी में रखें। तो रात का जो अंतिम खाना लेते हैं, किसी भी प्रकार का हो, कम हो अधिक हो, और सुबह का जब दिन की जब शुरुआत करते हैं आप, तो जो खाना लेते हैं, तो रात का दिन का जो अंतिम भोजन हुआ, और उसके बाद पूरी रात फिर सुबह का जो पहला भोजन हुआ, उसके बीच में जो अंतर होता है, वो यदि 15 घंटे से 18 घंटे का रखा जाए तो जादू से वजन कम हो जाता है। सुबह के पहले नाश्ते व शाम के डिनर के बीच कुछ भी व कितनी बार भी खाते रहिए दिन में, लेकिन जादू से वजन कम होता रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर का वजन कम करने में लाभकारी ना भी हो, तब भी शरीर को व्यवस्थित करने में बहुत लाभकारी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों का वजन कम करने में सहयोगी हो सकता है, होता भी है, जो लोग कैलोरी का हिसाब किताब रखते हुए खाते हैं, और ऐसा करना उनकी सहज आदत होती है। लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है, या जो इन जैसे समाज है, उन उन लोगों में, उस समाज के अधिकतर लोगों में, हम लोग अगर ईमानदारी से बात करें तो बिना कैलोरी के हिसाब किताब के खाते हैं। अब कौन बैठता है कि हमने सुबह से कितना कैलोरी खाया, उसको ग्राम में तौले, फिर उसको पता लगाए किसी एप्लीकेशन में जा कर के, या किसी शोध उस पर जा कर के कि भाई किस चीज हम जो खा रहे हैं उसमें कितने ग्राम में कितना जो है। फिर जब खा रहे हैं तो ये कैसे मालूम कि हम जैसे मान लीजिए हमें तो मालूम है कि हमने 100 ग्राम चीज़ पकाई है या 100 ग्राम चीज़ बनाई है, लेकिन पकने के बाद जैसे कोई चीज़ कच्ची है तो उसके 100 ग्राम में कैलोरी कितनी है, वो पकाई गई है तो उसमें कितनी कैलोरी बची, घटी या बढ़ी पकने के बाद, फिर किस पद्धति से पकाई गई है, कितने देर तक पकाई गई है, ये सब बहुत बारीक जो हिसाब किताब होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर अपनी जो भोजन पकाने की जो पद्धति है उसको पूरा बदलना पड़ेगा। तब जा कर के कहीं जिन चीज़ों में शोध हो चुके हैं कि भाई ऐसे पकाने से इतनी कैलोरी होती है, तो हम कैलोरी का हिसाब किताब रख सकते हैं। अब हम लोगों की आदत क्या है बचपन से, कि हम लोग आराम से खाते हैं और बढ़िया खाते हैं और जमकर खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, तैली खाते हैं, चटपटा खाते हैं, दूध दही घी मक्खन इत्यादि को भोजन का मूल आधार मानते हैं। दिन भर कई कई बार खाते हैं, खूब खूब खाते हैं। भोजन के बाद मीठा खाने की आदत होती है, दिन भर मीठा खाते ही रहते हैं किसी न किसी बहाने से या कुछ, और दिन भर कई दौर चाय पीते ही रहते हैं। ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग का शरीर का वजन घटाने में कोई खास अ, सहयोग, कोई खास रोल हो नहीं पाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को सरल रूप से समझना चाहिए ताकि कई मिथक दूर हो सकें। ये जो फास्टिंग होती है, ये कैलोरी खर्च करने की पद्धति नहीं है, बल्कि कम कैलोरी ग्रहण करने की पद्धति है। दोनों में फर्क है। यह थियरी इस बात पर आधारित है कि यदि खाने को सुबह का जो पहला नाश्ता होता है और शाम का जो अंतिम भोजन होता है, उसको 6 से 8 घंटे के बीच सीमित कर दिया जाए, मतलब शाम से और सुबह तक के बीच में 15 से 16 घंटे का, 18 घंटे का अंतर रख दिया जाए, तो व्यक्ति कम बार खाएगा, कम कैलोरी लेगा। लेकिन ये पद्धति
वजन कम करने में तभी सफल हो पाती है जब व्यक्ति अपने खान पान में लगातार स्थायी रूप से नियंत्रण रखे, हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए। बहुत लोग वजन कम करने के लिए कुछ समय के लिए खान पान में नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन आखिर कब तक खान पान में नियंत्रण रखेंगे? यदि पसंदीदा वस्तु नहीं खाएंगे तो हमको लगता है कि जीवन जीने के मायने ही क्या है। इसलिए जब यह लगता है कि वजन कुछ कम हुआ है तो खान पान पर से नियंत्रण हटा लिया जाता है, वजन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने में उन लोगों के लाभकारी होता है जो कम खाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वजन घटाने के मुद्दे पर बहुत लाभकारी नहीं है जो अधिक खाते हैं लेकिन शारीरिक परिश्रम कम करते हैं। यदि वजन घटाना उद्देश्य नहीं है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही बढ़िया बात है। भोजन शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। भोजन अपने आप शरीर को ऊर्जा नहीं दे पाता है। ये शरीर के भीतर ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आपका जो भोजन है वो ऊर्जा में बदल पाता है, शरीर को चलाने में बदल पाता है, विभिन्न तत्वों में बदल पाता है। ऐसा नहीं है कि रोटी अपने आप में आपने रख ली या सब्जी अपने आप में चिपका ली शरीर में, इसको ऐसे समझें, तो वो अपने आप में कुछ नहीं दे देगा। शरीर के भीतर जो पूरा ढेर सारी जो एक मशीनरी है, बहुत व्यवस्थित मशीनरी है, उसके आधार पर होता है। शरीर भोजन को तोड़ता है, जिस तत्व की जहाँ जरूरत होती है वहाँ भेजता है, शरीर की टूट फूट को दुरुस्त करता है, मशीन सही काम करती रहे, ओवरहालिंग करता है, बहुत कुछ करता है। इन सब गतिविधियों के लिए शरीर को फुर्सत का समय चाहिए। यह समय शरीर को तब मिल पाता है जब हम शाम के अंतिम भोजन व सुबह के पहले भोजन के बीच शरीर को समय देते हैं। रात का समय इसलिए क्योंकि हम रात को सोते हैं। यदि हम रात की बजाय दिन में सोते हैं तो भोजन का समय उल्टा कर सकते हैं। लेकिन अंतिम भोजन व पहले भोजन के बीच में 15 से 18 घंटे का अंतर रखना अच्छा होता है। ये अंतर जितना अधिक होगा हम उतना ही कम भोजन ग्रहण करेंगे, मतलब कम कैलोरी ग्रहण करेंगे, और शरीर को आराम करने का, या जो हमने शरीर को जो तत्व दे दिए हैं उनको सही जगह इस्तेमाल करने का, उनको अलग अलग प्रयोग करने का, सही जगह पहुंचाने का, जो भी कामकाज है उसको निपटाने का समय मिलता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो करता हूँ। मेरा शाम का जो भोजन होता है वो 4 से 5 बजे के बीच में हो जाता है, अंतिम, इसके बाद केवल पानी पर, और सुबह लगभग 10 बजे के बाद कभी 10, कभी 10:30, कभी 11 बजे पहला मेरा भोजन जाता है। और इसके पहले मैं जो साइकिल चलाता हूँ, जो योगा वगैरह करता हूँ, जो आसन वगैरह करता हूँ, वो सब इसके पहले करीब 4 घंटे का समय देता हूँ मैं। सुबह करीब 3, 3:30 बजे उठता हूँ, तो ये रहता है। अब आते हैं हर्बल चूर्ण, हर्बल मसाले इत्यादि इत्यादि खाने या पीने की जो जादुई मामला है उस पर आते हैं। मैंने व्यक्तिगत मित्रों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जो मित्र बने हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनमें से बहुत लोगों को शरीर का वजन कम करने की जद्दोजहद में देखा है। कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं, कुछ घबराए हुए रहते हैं। कुछ लोग 1 आध किलो उनका वजन कम हो जाता है तो उपलब्धि मान लेते हैं उसको। ठीक, वो अलग बात है कि फिर बढ़ जाता है। गूगल में सर्च करने पर बहुत सारे लेख और वीडियो मिलते हैं। यूट्यूब पर मैं खूब लेख और वीडियो मिलते हैं। कुछ को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं, जिनमें बताया जाता है कि ये खाइए वो बहुत दावे के साथ में। छोटी छोटी रील्स चल रही हैं फेसबुक में जो रील्स नया एक आया हुआ है सिस्टम इनका, उसे उसको बताएगा कि 50 ग्राम ये बनाएं, 50 ग्राम ये मिलाएं, 50 ग्राम उसको घोंट लें, उसको मिला लें, उसको पानी, गर्म पानी के साथ में फाँकें, उसको ये करें, भोजन के पहले लें, बाद में लें। मतलब ये वैसे ही हो गया जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को दवाएं दी जाती हैं कि भाई भोजन के पहले और भोजन के बाद में दवाएं फाँकिए। तो ये ना वज़न कम करने का तरीका है और ना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का तरीका है। खैर,
बताते हैं कि ये खाइए, वो खाइए, ये चूरन फाँकिए, वह चूरन फाँकिए, गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, पता नहीं क्या-क्या और भी। दरअसल हम शॉर्टकट चाहते हैं, हम जादू चाहते हैं कि हम मनचाहा और मनचाहे तरीके से ठूँसते रहें और हमारा वज़न भी कम होता रहे। बेसिकली हम आयुर्वेद को हम में से बहुत लोग जादू ही मानते हैं। उसको वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं देखते, उसको जादू मानते हैं, उसको ईश्वरीय मानते हैं। जबकि ये वनस्पतियों के संदर्भ में पारंपरिक समझ है, जो हमारे आपके पूर्वजों ने धीरे-धीरे करके समझा और फिर उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। ऐसी पारंपरिक समझ दुनिया के हर समाज में रही है। दुनिया के हर समाज में लोग बीमार होते थे और वनस्पतियों के प्रयोग से ठीक भी होते थे। अब हमको ये लगता है कि हमारे समाज का हर्बल ज्ञान, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया है, ईश्वरीय है, विशिष्ट है, जादुई शक्तियों संपन्न है। इसलिए यदि कोई ये बताता है कि ये खाइए, ये पीजिए, वो खाइए, वो पीजिए, ये कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, वजन कम हो जाता है, गारंटी लेते हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा होता ही है। और ध्यान से देखें अगर, तो बहुत प्रकार का आदमी बहुत चीजें बताता है। कोई बताएगा इतने ग्राम ये मिलाओ, इतने ग्राम ये मिलाओ, दूसरा बताएगा दूसरा दूसरी चीजों को बताता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। और चूंकि शरीर अलग अलग है, गतिविधियां अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, आदमी अपने स्वाद के आधार पर अलग अलग चीज़ों को खाने पीने का निर्णय लेता है, अलग अलग तरीके से रहता है। तो हो सकता है कि जिन तत्वों की कमी मेरे अंदर हो, उन तत्वों की कमी आपके अंदर नहीं हो, या जो जिन तत्वों की कमी आपके अंदर है, उन तत्वों की कमी मेरे अंदर नहीं हो। तो होता क्या है कि जब हम कुछ खास हर्बल मसालों का या बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, जो हमको बताया जाता है कि ये चूर्ण फाँकिए, वो चूर्ण फाँकिए, तो उनके द्वारा अनजाने में ही हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्वों की कमी की पूर्ति होने लगती है, जिसके कारण हमें अपने शरीर में अंतर महसूस होता है। अधिकतर ये बातें बिना वैज्ञानिकता पर आधारित ट्रायल एंड एरर पर होती हैं। वही हर्बल चीज एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, जबकि दूसरे को नहीं, क्योंकि शरीर के लक्षण समान होने के बावजूद कमी वाले तत्व भिन्न हो सकते हैं। भाई आपको ही बुखार हो सकता है, मुझे ही बुखार हो सकता है, आपके बुखार होने का कारण अलग हो सकता है, मुझे बुखार होने का कारण अलग हो सकता है, जबकि लक्षण बुखार है। ऐसी बहुत चीज़, जैसे मुझे जुकाम हो सकती है, आपको जुकाम हो सकती है, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, है ना। शरीर में मेरे चकत्ते पड़ सकते हैं, आपके पड़ सकते हैं, आपका कारण अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें होती, तो इस पे हम लोग हर जगह आप एक ही चूर्ण नहीं फेंक सकते हैं। दूसरा, ये अंदाजे पे चलता है। हम एक छोटी सी लेकिन मूलभूत बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि शरीर का वजन कैलोरी ग्रहण व कैलोरी खर्च के बीच के अंतर के कारण बढ़ता है। वजन पहले से ही बढ़ा होता है, ऊपर से हम हर्बल के नाम पर शरीर को और अधिक कैलोरी देते रहते हैं। जिन तत्वों की शरीर में कमी है, उनकी पूर्ति होने के कारण कुछ लाभ शरीर को मिल जाते हैं, यदि कमी वाले तत्व व ली जाने वाली हर्ब का तुक्का सही पड़ गया तो। लेकिन शरीर का वजन बढ़ने के कारण जो शारीरिक व्याधियां हैं, उन व्याधियों में कमी नहीं हो पाती, दुरुस्ती नहीं हो पाती है। हम में से बहुत लोग जब भी थोड़ी सी भी भूख लगती है तो कुछ न कुछ खा लेते हैं। बहुत बार न खाने वाली या जो इच्छा नहीं भी होती है, मतलब शरीर को, इच्छा छोड़िए, शरीर को अगर नहीं भी खाना है तो हमारा मन करता है, हम खा लेते हैं। और हमको ये लगता है कि अरे ये तो छोटी सी वस्तु है, आकार में छोटी होती है, मान लीजिए बहुत वस्तु आकार में छोटी होती हैं, हम लोगों को लगता है कि इसको खा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहुत बार खाने वाली वस्तु जो आकार में छोटी दिखती है, बहुत अधिक कैलोरी लिए हो सकती है। हम आकार के आधार पर सोचते हैं कि हमने तो नहीं के बराबर खाया है, लेकिन छोटे आकार की वस्तु में इतनी कैलोरी हो सकती है कि हमारे शरीर का के जो पूरे दिन की ज़रूरत है उसके बराबर भी हो सकती है। जो हमने खाया, जैसे थोड़ा थोड़ा खाया, अगर वो इतना हमने खा लिया तो हो सकता है कि पूरी हमें 1500 2,000 3,000 कैलोरी उत्ते मिल गई हो। तो
कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है हमें। अपवाद छोड़कर अधिकतर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो स्नैक्स हैं, जो हम खाते हैं इत्यादि, ये सब अधिक कैलोरी वाली श्रेणी में आते हैं। यदि लोग हर्बल के जादू पर जो लोग विश्वास करते हैं, वो और दबंगई के साथ ऐसा करना शुरू कर देते हैं और अपने शरीर की, जिसे सहज भाषा में कहें तो ऐसी तैसी करते रहते हैं। डाइटिंग करके वजन कम किया जा सकता है, लेकिन कब तक कम खाएंगे भाई, कब तक नियंत्रण करेंगे? शरीर में जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। डाइटिंग इत्यादि पद्धतियों में कम कैलोरी का बहुत ही अधिक पौष्टिक भोजन करना होता है। सामान्य जन इस तरह की शैली को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों का तो कामकाज ऐसा होता है, नौकरी ऐसी होती है कि कब खाया, कब खाने को मिला नहीं मिला, क्या खाया नहीं खाया, ये सब बहुत अधिक गड्डमड रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा गड्डमड ये लोग जानबूझ कर करते हैं। नौकरी या कामकाज का चरित्र ही ऐसा होता है इन लोगों की कि यदि चाहें तब भी बहुत अधिक ध्यानपूर्वक अतिरिक्त प्रयत्नों के बाद ही गड्डमड रहित खान पान हो पाता है। व्यक्ति कामकाज, नौकरी इत्यादि के चक्कर में मानसिक व भावनात्मक रूप से इतना अधिक थका होता है, मतलब थका रहता है, कि बहुत ध्यानपूर्वक अतिरिक्त प्रयत्न हो नहीं पाते हैं। कुछ दिन होंगे, व्यक्ति चाहता है कि वो अपना ध्यान रखे, लेकिन कुछ दिन करता है, 2 4 5 10 दिन करता है, फिर सोचता है हटाओ यार, छोड़ो यार, जिंदा तो है ही, पहले ही इतने झंझट हैं और झंझट कौन बढ़ाए, छोड़ो, झंझटिया काम है। अब यदि व्यवहारिकता की बात करें तो आम लोगों में से अपवाद प्रतिशत छोड़कर अधिकतर लोग कैलोरी व शरीर के लिए जरूरी तत्वों का हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं। इसलिए हिसाब किताब वाली डाइट ले पाना, बंधी हुई रूटीन के हिसाब से डाइट ले पाना अधिकतर लोगों से हो नहीं पाता। अब वजन के संदर्भ में हम बात करेंगे, जैसे कुछ मतलब कहने का तो ये है कि हम लोग जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह चर्चा करने के बिंदु पर पहुंच रहे हैं। वजन के संदर्भ में जैसे ही डायबिटीज व ब्लड प्रेशर इत्यादि की बात आती है, तो हम लोग मिथकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, शॉर्टकट तौर तरीकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रोपोगंडा के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमको आसान लगता है, सरल लगता है, इसलिए हम सो, और दूसरा जादू पर हमारा विश्वास होता है, तो हमको ये लगता है। अभी अपने भारतीय समाज में ही, मतलब चाइनीज हो गया, ताइवानीज हो गया, जापानीज हो गया, इंडोनीज हो गया, ईरानियन हो गया, ऐसे बहुत पता नहीं कौन कौन से मतलब पारंपरिक पद्धतियों के नाम पर, अब वहाँ हैं या नहीं हैं, गलत है सही है, ठीक से उसकी कॉपी किया, नकल किया कि नहीं किया, वो मुझे पता नहीं। देखिए वो कितना जो बोलते हैं वो जाने अपना, लेकिन दावा सबका बिल्कुल ठोक के रहता है। तो अब बहुत ढेर सारे कोर्स भी चलते हैं, 2 2 3 3 4 4 महीने के कोर्स होते हैं, या अधिक के भी हो सकते हैं। टटपुंजिया कोर्स कराने खूब दुकानें खुली हुई हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, सरकारी नौकरी की, कई साल हो गए तैयारी करते करते उसके। कुछ लोग तो बहादुर होते हैं, 15 15 साल तक तैयारी करते हैं, तो वही किताबें पढ़ते रहते हैं, बार 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 वही वही सब रिपीट करते रहते हैं बार बार। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब मन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन मन में प्रतिष्ठा पाने का, थोड़ा अलग दिखने की भूख होती है, तो वो लोग ये सब कोर्स, कुछ लोग उनमें भी आते हैं, कुछ लोग कोर्स कर लेते हैं ये, और अपने आप को मतलब इनका विद्वान मानना शुरू कर देते हैं, लोगों को सलाहें देना शुरू कर देंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, है ना, कि ये करो तो तुम्हारा डायबिटीज कम हो जाएगा, ये करो तुम्हारा बीपी ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मतलब मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, कई लोगों को देखा हूँ, तो इस तरह का। तो इन टटपुंजिया कोर्सों को करके खुद को बहुत लोग चिकित्सक बताना शुरू कर देते हैं। कुछ ऊट पटांग सड़क छाप तरीके से कुछ का कुछ करते हैं और उसको शोध बताना शुरू कर देते हैं, और दावे से दूसरों को ज्ञान देने में जुट जाते हैं। इन जैसे लोगों को, जादुई लोगों से पहली फुर्सत में बचना चाहिए। कारण ऐसा नहीं होता है कि आप दिन भर शक्कर, गुड़, मीठा या जंक फूड इत्यादि किसी न किसी प्रकार से ठूंसते रहिए, और शरीर की कोई नस दबा दीजिए, या कहीं कोई पिन चुभो दीजिए, या
कोई ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके कोई आसन वगैरह कर लीजिए, है ना, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूंकि सब कुछ ठीक हो गया तो फिर से जुट जाइए शक्कर गुड़ मीठा या जंक फूड खाने में। नस दबाने या सुई चुभोने या कोई हर्ब चूर्ण इत्यादि खाने वाले जादू से सब ठीक हो जाएगा, इन सब टपोरी बातों के बहकावे में आकर अपने शरीर के साथ बलात्कार करने से बचिए। लतिया के भगाइए ऐसे फर्जी विशेषज्ञों को, भले ही आपको इनकी बातें कितनी भी लुभावनी लगे, आकर्षक लगे, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे खूब पाप कीजिए, फिर कोई हवन कर लीजिए या कोई मंत्र पढ़कर कहीं कोई धागा बांध बांध दीजिए, या अपने हाथ शरीर में कहीं बांध लीजिए धागा, या किसी पेड़ में बांध दीजिए धागा, या किसी गेट में बांध दीजिए, मतलब जो भी हो, है ना, धागा बांध दीजिए, या किसी नदी में जाकर के डुबकी लगा लीजिए 5 बार 3 बार 2 बार, है ना, कोई बता दे कि भाई 10 बार 11 बार डुबकी लगाइए सब धुल जाएगा पाप। या भोजन कपड़े बांट दीजिए, ठीक, या किसी को घरे बुला के भोजन करवा दीजिए, है ना, और ऐसा करके पापों से मुक्त हो जाइए। अब चूंकि जितने पाप कर चुके थे सबसे मुक्त हो गए तो फिर पाप कर ले, फिर पाप करना शुरू कर दें। तो ये सब उस तरह की थियरीज हैं। चलिए छोड़ते हैं इनको, डायबिटीज पर आते हैं। डायबिटीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको डायबिटीज है भी, लेकिन उनको सरल भाषा में ये नहीं पता है कि ये बवाल क्या है, ये बला क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब मेरी कोशिश है कि मैं बता सकूं कि बेसिकली जो डायबिटीज है ये चीज़ क्या है, मतलब क्या होती है, इसको कुछ सरल भाषा में, आम भाषा में, बहुत ही क्या कहें कि लेमैन भाषा पे मेरा प्रयास है ना। बहुत तकनीकी गुणता पे नहीं जाऊंगा मैं, है ना, और तो मोटा मोटी बात करेंगे हम। और आग्रह है कि इसको अब आगे की चीज़ें जो है उसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, अच्छा लग सकता है आपको। कुछ नहीं तो आपके पास कुछ जानकारियाँ ही पहुँच सकती हैं जिससे आप अपने प्रियजनों को, अपने जानने वाले लोगों को भी के साथ साझा कर सकते हैं। डायबिटीज़ को समझते हैं, और डायबिटीज़ के लिए शारीरिक परिश्रम क्यों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। डायबिटीज़ की बात हो रही है तो डायबिटीज़ क्या है? यहाँ डायबिटीज से मतलब टाइप 2 डायबिटीज से है, वो टाइप 1 का नहीं है। टाइप 1 वो होता है इसमें आपका शरीर इंसुलिन का निर्माण ही नहीं करता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। वो हमारे आपके हाथ में नहीं होता, वो शरीर का ऐसा बनावट ही होती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे आपके हाथ में होती है। भाई आनुवंशिक ये भी हो सकती है, लेकिन हम चाहें तो इसको इससे लड़ सकते हैं बिना किसी दवा वगैरह के। तो इसलिए यहाँ पर हम जब डायबिटीज शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब है टाइप 2 डायबिटीज। शरीर के लिए एक अति महत्वपूर्ण हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। आप सभी लोग सुनते होंगे इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, इंसुलिन ये हो रहा है। पैंक्रियाज एक शरीर के भीतर एक अंग होता है जो इस हार्मोन को रिलीज करता है। पैंक्रियाज बहुत कुछ करता है, बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, तो उसमें उसका एक महत्वपूर्ण काम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंसुलिन को रिलीज करना। जब हम कुछ कुछ भी खाते हैं, कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाद्य पदार्थ को तोड़ता है, उस खाए हुए को तोड़ता है, और तोड़ने का मतलब उसको बढ़िया सा वो करके अलग अलग तत्वों में उसको करता है। जैसे हम खाते हैं तो भले ही हम लौकी खा रहे हैं, कद्दू खा रहे हैं, या अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, शरीर को इससे मतलब नहीं क्या खा रहे हैं आप। शरीर उनको अपने तत्वों के आधार पर देखता है कि आपने प्रोटीन खाया, आपने ये खाया, ढिमका खाया, फलना खाया, इस पर इसके आधार पर देखता है। तो जब शरीर को वो खाद्य पदार्थ को तोड़ देता है तो उसमें देखिए दालों में भी बहुत लोग समझते हैं कि दाल में शुगर नहीं होती है, दालों भी शुगर होती है, अनाज भी शुगर होता है। तो जिस जिस जहाँ 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 जो भी भोजन खाया उसमें जितनी शुगर होती है उसको ब्लड शुगर में चेंज करता है वो। और ब्लड शुगर शरीर के खून में
प्रवाहित होता है। ब्लड शुगर ज्यों ही खून में प्रवेश करता है, पैंक्रियाज तुरंत इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। उसका काम वहां ट्रिगर हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है कि खून में व्याप्त ब्लड शुगर को शरीर की कोशिकाओं में भेजे, मतलब उसको एब्जॉर्ब कराए, ताकि फिर कोशिकाएं उसका ऊर्जा के लिए प्रयोग करें। इंसुलिन का एक काम यह भी होता है कि जो अतिरिक्त ब्लड शुगर होती है उसे लीवर स्टोर करे, ताकि जब जरूरत हो तब उसका प्रयोग किया जा सके। मतलब ये कि ऊर्जा के लिए बार बार खाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लीवर में जो ब्लड शुगर स्टोर होता है उसको खून में प्रवाहित करके भी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और शरीर ऐसा करता भी है, उसका काम है। लेकिन जब खून में ब्लड शुगर की मात्रा अधिक होती है, ऊर्जा के रूप में खर्च नहीं हो पाती है, तब पैंक्रियाज ब्लड शुगर को कोशिकाओं में भेजने के लिए इंसुलिन रिलीज करता रहता है। वो सोचता है कि हम जितना अधिक इंसुलिन रिलीज करेंगे, कोशिकाएं उतना ही अधिक ब्लड शुगर को मतलब सोखेंगी, अपने इसमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितना अधिक ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है खून में, उतना ही अधिक पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता रहता है। मतलब दबाव देता है कोशिकाओं पर कि तुम सोखो इसको, तुम लो, है ना, कम करो खून में से ब्लड शुगर। ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर की कोशिकाएं ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने का, इंसुलिन का आदेश मानने से मना करने लगती है, इनकार करने लगती है। पैंक्रियाज को लगता है कि इंसुलिन की मात्रा कम है, इसलिए कोशिकाएं ऐसा कर रही हैं, तो पैंक्रियाज और अधिक इंसुलिन रिलीज करता है। कोशिकाएं इंसुलिन का आदेश मानने से और अधिक मना करने लगती हैं। समय के साथ यह स्थिति और बदतर होती चली जाती है। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस कह लीजिए आप, ठीक। जबकि पैंक्रियाज अधिक से अधिक इंसुलिन का निर्माण करता रहता है, ताकि कोशिकाएं इंसुलिन का आदेश माने। पैंक्रियाज की भी अपनी सीमा है, थकने लगता है, खून में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है। यही सब जो स्थितियां हैं, ये जो घालमेल है, ये डायबिटीज टाइप 2 है, मोटा मोटी। डायबिटीज के कारण आपका जो खून वसा है, खून वसा मतलब जो ट्रिग्लिसराइड्स होते हैं, है ना, उसको खून वसा कहते हैं, बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है। डायबिटीज के लिए व्यक्ति का मोटा होना जरूरी नहीं है, ये भी एक मिथक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस दुबले पतले शरीर वाले को भी हो सकती है, जो बिल्कुल सिकड़ी दिखेगा उसको भी हो सकती है। दुबला पतला शरीर भी डायबिटीज से ग्रस्त हो सकता है। बहुत आपके जानने वाले हो सकते हैं जो अगर जांच कराएं आप, या आपको पता भी हो सकता है, वो दुबले पतले होंगे, बिल्कुल आकार प्रकार उनका बहुत दुबला पतला होगा, लेकिन वो डायबिटीज से ग्रस्त होंगे। शरीर के आकार प्रकार के आधार पर डायबिटीज का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मोटे शरीर वाला बिना डायबिटीज के भी हो सकता है। दुबला पतला शरीर बदतर डायबिटीज स्तर का भी हो सकता है। मेरा वजन 81 किलो तक गया, मुझे डायबिटीज नहीं रही। कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनका वजन 50 और 60 के बीच रहता है, वो डायबिटीज वाले हैं। डायबिटीज कई कारणों से हो सकती है। इसमें आनुवांशिकता के कारण भी हो सकती है, वजन के कारण भी हो सकती है, या शारीरिक परिश्रम न करने के कारण भी हो सकती है, कोई और भी कारण हो सकता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लड शुगर, इंसुलिन, कोशिका, इन सब का ऊर्जा से गहरा रिश्ता है। यदि शारीरिक परिश्रम किया जाए तो कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कोशिका ऊर्जा के लिए क्या करेगी? ऊर्जा के लिए खून में व्याप्त ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करेगी। भले ही इंसुलिन इसके लिए आदेश दे या ना दे, मतलब इंसुलिन ढेर सारा प्रवाहित हो या ना हो, मतलब ये कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती हैं। देखिए,
एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट होना, एक हो गया इंसुलिन सेंसिटिव होना। दोनों बिल्कुल विरोधी चीज़ें हैं। एक वो जिसमें कोशिका इंसुलिन का आदेश सुनती नहीं है, कितना भी इंसुलिन आ जाए वो कहती ना, हमको नहीं लेना शुगर अब। दूसरा कोशिका क्या है, थोड़ा सा भी इंसुलिन होगा तो कहती भैया ला दो, और ला दो हमें शुगर, क्योंकि हम ऊर्जा ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा खर्चना है, हमको ऊर्जा चाहिए। इंसुलिन की थोड़ी मात्रा से ही कोशिकाएं ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करके ऊर्जा में प्रयोग करना शुरू कर देती हैं। पैंक्रियाज पर इंसुलिन उत्पादन का लोड बहुत कम हो जाता है। शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा थोड़ी भी होती है तो शरीर की कोशिकाएं उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम रहती हैं, तलातल करती रहती हैं। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन सेंसिटिव होती हैं तब शरीर को ऊर्जा के लिए अतिरिक्त शुगर खाने की जरूरत भी नहीं रहती है। पैंक्रियाज को बाकी काम धाम छोड़ इंसुलिन के उत्पादन में ही जुड़े रहने की जरूरत नहीं रहती, वो खुद भी आराम कर लेता है। शुगर को शरीर में फैट के रूप में जमा होने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अतिरिक्त है ही नहीं वो। ठीक, खून का फैट नहीं बढ़ता है। ऐसे बहुत अधिक अनेक महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। मैं अपने शरीर के अनुभव से बता रहा हूँ कि शरीर की कोशिकाएं यदि इंसुलिन सेंसिटिव हैं तो बिना अतिरिक्त शुगर खाए भी शरीर बहुत अधिक ऊर्जावान रह सकता है। मैं लगभग 2.5 महीने से बिल्कुल भी शुगर नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल शुगर नहीं ले मतलब मैं एडेड शुगर नहीं लेता। एडेड शुगर मतलब ये है कि जो दालों अनाजों या जो कम शुगर कंटेंट वाले फल खाता हूँ, जो जिनमें अधिक शुगर कंटेंट होता है वो फल भी नहीं खाता मैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मनाही है, मुझे डायबिटीज़ नहीं, ऐसा नहीं। मैंने प्रयोग किया तो मुझे अच्छा लगा, तो उसको मैंने अब निरंतर अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है कि मुझे अब एडेड शुगर नहीं खाना है। अच्छा लगता है, ऊर्जावान महसूस करता हूँ। भूख मुझे कंट्रोल नहीं करती है। जब तक भूख नहीं लगती है जो मेरा सिस्टम बंधा हुआ है उसी समय, और जो खा लेता हूँ तो शरीर मेरा आराम करता है। मैं दिन में एक बार अच्छा भोजन लेता हूँ, शाम को थोड़ा कम भोजन लेता हूँ, इसके बावजूद मेरा शरीर भोजन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि जो है उसके पास उसी को वो बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। तो जो आप खाते हैं प्राकृतिक तौर से, तो उनसे प्राकृतिक रूप से शुगर शरीर में पहुंचती है, उसी से शरीर का काम चल रहा है। जबकि मैं प्रतिदिन 60 से 70, कभी कभी तो 80 किलोमीटर शरीर की क्षमता को चेक करने के लिए 80 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाता हूँ, एक बार में चलाता हूँ। औसत गति 24 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है। जो सबसे कम स्पीड रहती है, जब बहुत कम गति होगी, वो भी 20 किलोमीटर से कम नहीं होती। बढ़ने तो 27-28 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक जाता हूँ। तो औसत जो गति रहती है वो 24 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रहती है, अच्छी खासी गति रहती है, और लगातार। तो सोचिए शरीर कितनी ऊर्जा खर्च करता होगा। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं कि शुगर की कोई डिमांड शरीर करता है ना, क्योंकि जितना आप भोजन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से ही दालों से, अनाज से, बाकी चीज़ों से भी इतना शुगर पहुंच जाती है कि उसको वो ऊर्जा में शरीर परिवर्तन कर लेता है। यदि कोशिकाएं ठीक चल रही हैं, है ना, वो भाई अब कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से लेंगी, वो लेंगी तो जो भी खून पे, जो भी ब्लड शुगर खून के अंदर प्रवाहित हो रहा है, बार बार प्रभावित कर देता हूँ, प्रवाहित हो रहा है, उसको वो सोखती हैं और उसको काम पे लेते हैं। ठीक। इसके अलावा, इतनी साइकिल चलाने के अलावा दिन भर में कई किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ। सक्रियता के अनेक काम करता हूँ, कुछ न कुछ दिन भर चल रही रहता नहीं कि पढ़ के बैठा हूँ, फुद्दू बना, सुबह सुबह साइकिल चला ली फिर बस बैठा हूँ, ऐसे ना ना, अरे कुछ न कुछ करता रहता हूँ। शरीर को शुगर की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि लगातार शारीरिक परिश्रम करते रहने के कारण शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन सेंसिटिव हो गई हैं। शरीर में प्राकृतिक रूप से विभिन्न अनाजों व फलों, यहाँ फल का मतलब वे फल जिनमें शुगर कंटेंट कम होता है, के माध्यम से जो शुगर शरीर में पहुँचती है, उसी का प्रयोग मेरे शरीर की कोशिकाएं इतना अच्छे से ऊर्जा ऊर्जा में करती हैं, मतलब कन्वर्ट करती हैं, कि शरीर को इतनी अधिक सक्रियता व ऊर्जावान बने रहने के बावजूद गैर प्राकृतिक रूप से शुगर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा शरीर शुगर नहीं मांगता मुझसे, कभी नहीं। किसी प्रकार की कोई शुगर क्रेविंग मुझे नहीं होती है। अलग से शुगर खाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। और
मेरे अंदर शुगर का स्तर क्या है वो मैं एक पोस्ट में बता ही चुका हूँ। अब आते हैं सबसे अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, शारीरिक परिश्रम से वजन कम करना, शरीर की फिटनेस बढ़ना, की क्षमता बढ़ना और शरीर का जो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बढ़ती है उसके बारे में बात करना। वो तो बात कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा जोड़ेंगे बस। हृदय द्वारा पंप किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। या जहाँ पंपिंग का अचानक बढ़ना हानिकारक हो सकता है, मतलब ऐसा आप अगर आप कोई कम, जैसे आप ऐसी शांति से बैठे हुए हैं, अचानक आपने 100 किलो का वजन उठा लिया, तो फिर आपका हार्ट जो है अचानक पंपिंग करता है, ये हानिकारक हो सकता है। लेकिन वहीं पंपिंग का यदि लय के साथ पंपिंग बढ़ती है, मतलब जैसे अभी 70 है, बढ़ रही है बढ़ रही बढ़ते करके धीरे धीरे, बहुत लाभकारी होता है। जब हृदय भरपूर पंप करता है, तब आप जब आप इस तरह का शारीरिक परिश्रम करते हैं कि हृदय की पंपिंग लय के साथ बढ़ती है, तो शरीर में ऐसे रसायनों का स्राव होता है जो सामान्य परिस्थितियों या सामान्य तरीके से किए जाने वाले शारीरिक परिश्रम से नहीं होता है। प्रकृति ने शरीर का तंत्र ही ऐसा बनाया है कि जमकर शारीरिक परिश्रम शरीर की व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी तत्व होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि शरीर का वजन कम है या अधिक है। महत्वपूर्ण होता है कि शरीर की फिटनेस कैसी है, शरीर की वास्तविक क्षमता कैसी है। वास्तविक क्षमता से यहाँ मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन कभी आपको 2 4 6 महीने पे कोई एक दिन कुछ काम करना पड़ गया, तो आपने वो काम कर दिया और आपने मान लिया कि हम बहुत क्षमतावान हैं। नहीं, यदि वही काम आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं, दक्षता के साथ में कर सकते हैं, तो आपके शरीर में क्षमता है। वो कभी कभार वाला वो नहीं। यदि ये सब कुछ नहीं है तो वजन कम होने का सुख क्या रहा फिर? क्या जरूरत है वजन, भाई वजन बढ़ा ही लीजिए फिर। इसलिए शरीर का वजन संतुलित हो और फिट हो, क्षमतावान हो, तभी मजा है। यदि फिटनेस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो शरीर का वजन कम है या अधिक है, क्या फर्क पड़ता है? दिन भर में टुकड़ों टुकड़ों में 40 किलोमीटर साइकिल चलाना या टुकड़ों टुकड़ों में 10 किलोमीटर पैदल चलना कैलोरी जरूर खर्च करता है। और यदि मतलब जो शरीर आपका कैलोरी लेता है, जो शरीर को आप खाने के माध्यम जो कैलोरी देते हैं, और ये टुकड़ों टुकड़ों में जो आप खर्च करते हैं कैलोरी, इसमें अगर इसमें जो हिसाब किताब लगाएंगे, तो अगर कैलोरी खर्चना अधिक है तो आपका वजन भी कम हो सकता है। होगा ही वजन, भाई जब आपने कैलोरी की तुलना में जितनी ली उसकी तुलना में ज़्यादा खर्च की, तो वजन कम होगा ही आपका। ठीक, धीरे धीरे वजन घटेगा लेकिन घटेगा। लेकिन यदि यही 40 किलोमीटर साइकिल चलाना एक बार में आप चलाते हैं, लगातार गति के साथ करते हैं, पैदल चलना एक बार में करते हैं, आप गति के साथ करते हैं, तो ऐसा करने से हृदय की पंपिंग बढ़ती है, विभिन्न रसायनों का स्राव होता है, ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, शुगर इंसुलिन इत्यादि का तालमेल बेहतर रहता है, इंसुलिन सेंसिटिव कोशिकाएं बनती हैं, शरीर की मांसपेशियां इत्यादि विकसित होते हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, शरीर के विभिन्न मुख्य अंग बेहतर तरीके से काम करने की ओर बढ़ते हैं, या कहें कि मजबूर होते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं। मुझे 2 साल पहले नवंबर 2020 में गंभीर हार्ट अटैक आया था। मौत 10 12 मतलब 10 12 घंटों की लगातार अनेक डॉक्टरों की मशक्कत के कारण मौत के मुंह से बाहर आया था। कई दिन आईसीयू में रहा। हार्ट अटैक आने का कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहे, क्योंकि ऐसा मुझे कभी रहे ही नहीं। लेकिन हार्ट अटैक के बाद प्रोटोकॉल के तहत मुझे कुछ गोलियां आजीवन खानी है, जिनमें से ब्लड प्रेशर की 5 mg की एक गोली भी है जो मुझे लेनी होती है। तो इसको मैंने क्या किया, 2.5 mg और 2.5 mg करके मैं दिन में आधा आधा करके सुबह शाम लेता हूँ। एक बार में लेने के लिए मैं सुबह शाम लेता हूँ 2.5 2.5 mg करके। बहुत छोटी गोली है, मतलब छोटी गोली वजन में बहुत छोटी है, 2.5, है ना। तो इतनी बड़ी गोली भी आपकी जो है वो 5 mg की हो सकती है, और इतनी भी जो है वो गोली ज़्यादा mg की हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद इस गोली को लेते रहने के बावजूद
मेरी स्थिति ये थी कि यदि मैं 1-2 किलोमीटर भी पैदल चलता था तो मेरा बीपी बढ़ जाता था। वो अलग बात है कि कुछ देर में ठीक रहता था, बढ़ा फिर अपने आप कम हो गया। कम होने मतलब 130-40 से नीचे जाता ही नहीं था, अधिकतर इतना ही रहता था। इसे हाइपर टेंशन के कारण बीपी होना कहा गया। मतलब जब शरीर मेहनत करता है तो बीपी बढ़ जाता है, फिर जब शरीर मेहनत नहीं करता है तो कुछ देर में फिर वो कम हो जाता है। पिछले वर्ष 2021 की जुलाई में तो स्थिति ये हो गई थी कि घर से पैदल चलकर जब मैं अपने जीपी के पास जाता था तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ 20-30 मिनट बैठता भी था। जैसे घर से चला तो पैदल चला, वहाँ पहुँचा और सामान्य चाल से चल के गया, वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ तो 20-30 मिनट बैठना पड़ गया। फिर बीपी चेक होता था मेरा, तब 160 से अधिक निकलता था, कभी 165, 162, बहुत कम निकला तो 156, 57, 58 ऐसे निकलता था, 160 मान लीजिए उसको। जबकि रात भर सोता था, सुबह 7 बजे जगता था, सुबह से केवल एक ही काम करता था मेहनत वाला, वो है कि 1 किलोमीटर पैदल चल के घर से जाता था वहाँ पे सामान्य गति से। तब भी 1 किलोमीटर चलने के बाद 20-30 मिनट आराम किया, मतलब बैठा, और फिर भी बीपी 160 के आसपास निकलता था, अधिक निकलता था। इस वर्ष का हाल देख लीजिए। 2022 में जनवरी के अंत से रोज सुबह साइकिल चलाने की आदत डाली, मार्च महीने में 55 किलोमीटर पहुंच गया था। पिछले कई महीनों से 60 किलोमीटर या अधिक साइकिल चला रहा हूँ, अधिक किलोमीटर चला रहा हूँ। अब स्थिति ये है कि सुबह जल्दी लगभग 3 बजे उठता हूँ, 60-70 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, फिर तेज चाल से 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए जीपी के यहाँ पहुँचता हूँ जब भी उनके यहाँ जाना होता है। मतलब देखिए, सुबह 3 बजे उठ चुका हूँ, 3:30 बजे मान लीजिए, साइकिल चला चुका हूँ 60-70 किलोमीटर, फिर इसके बाद नहाया धोया, फिर इसके बाद घर से निकला, 1 किलोमीटर तेज चाल में पहुँचा, ठीक, और जीपी के यहाँ पहुँचा। वहाँ पर अब जब बीपी मेरा चेक होता है तो कभी 115, कभी 118, 120 से ऊपर निकला ही नहीं है, ये समझिए। इसी के आसपास रहता है। आप मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना बीपी रहता है। मुझे बीपी कभी रहा नहीं। हार्ट अटैक के बाद थोड़ी सी वो बताया आपको, हाइपरटेंशन वाला कुछ सिस्टम हो गया तो वो भी अब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी ये मेरा जो अनुभव है वो बीपी वालों के काम आ सकता है। शुगर व इंसुलिन का तालमेल बहुत बढ़िया हो गया है। पिछले लगभग 10 सप्ताहों, मतलब लगभग 2.5 महीने से एडेड शुगर, मतलब शुगर, गुड़, केक, कुकीज, चॉकलेट इत्यादि 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 इत्यादि, व इनसे बनी किसी प्रकार का जूस जिनमें एडेड शुगर हो, है ना, इनसे बनी चीज़ें, और साथ साथ में शहद और किशमिश जैसी जिनमें ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, वो प्राकृतिक चीज़ें बंद कर दी। शुगर नहीं लेने के बावजूद शरीर खूब सक्रिय रहता है, बेवजह की थकावट नहीं रहती है, हर समय कुछ न कुछ खाने का मन नहीं करता है, शरीर संतुष्ट रहता है। इससे ये साबित होता है कि जो जैसे दाल हो गई, अनाज हो गए, सेब जैसे फल हो गए, इन सब के माध्यम से जो प्राकृतिक शुगर मेरे शरीर में पहुंचती है उसका प्रयोग शरीर बढ़िया से करने लगा है। मुझे डायबिटीज़ तो रही नहीं कभी, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए ये अनुभव काम आ सकता है, जो खुद करके देखा है। बढ़ते हुए क्रम में हृदय की पंपिंग बढ़ाने वाला, पंपिंग पर लौटते हैं, पंपिंग बढ़ाने वाला शारीरिक परिश्रम जो बढ़ते हुए बढ़ते क्रम, जैसे अभी हमारी शरीर की पंपिंग 50 है, वो करते करते 60 हो गई, गतिविधि करते करते 70 हो गई, है ना, 1-2 मिनट बाद बढ़ते 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 ऐसे ऐसे, तो इसको कह रहा हूँ बढ़ते हुए क्रम में। शारीरिक परिश्रम अनेक मामलों के साथ साथ बीपी व डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी होता है। सबसे बेहतर है शारीरिक परिश्रम, इंटरमिटेंट फास्टिंग और पर्याप्त भोजन का तालमेल। ये तीनों चीज़ें अगर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, शारीरिक परिश्रम हम के कर रहे हैं बढ़िया से, शाम को अंतिम भोजन व सुबह के पहले भोजन के बीच में लंबा लंबा अंतर कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, इसमें कौन सा हिसाब किताब रखना है, जितनी भूख है उतना खा लिया, उसमें कोई कटौती नहीं। मेरा वजन घट रहा है जबकि मैंने भोजन की मात्रा बढ़ा दी अपनी। पहले अगर मान लीजिए
उदाहरण के तौर पे 2 रोटी खाता था, अब 3 रोटी खाता हूँ, 4 रोटी खाता हूँ। वज़न घट रहा है। अब तो अब मैंने कोशिश है कि वज़न काफ़ी मेरा घट गया है, करीब 62 के आस-पास आ गया है, तो मैं सोचता हूँ इतना स्थिर रहे इसी पे, मतलब ये 60 से 65-64 के बीच में मैं चाहता हूँ अपना इतना रहे। तो अभी तो अ, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, तो अभी तो देखें तो पिछले 1 महीने से मेरा 62 और 63 के बीच में ही बना हुआ है। वो अब अभी और कुछ इसमें प्रयोग कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मालूम पड़े कि कितना क्या करने से इतना वज़न बना रहता है। मुझे 60 भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बढ़े, मतलब 64 पार नहीं करना चाहता मैं। तो भरपेट खाता हूँ। भरपेट का मतलब जितनी भूख है उतना खाता हूँ। और मैंने एक बात और महसूस की है कि यदि आप शुगर किसी फॉर्मेट में खाना बंद कर देते हैं, बहुत लोग हमको फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, पता नहीं कौन कौन सी कोज बताते रहते हैं। अरे भाई, शुगर शुगर है। कई लोग हमसे बोलते हैं वो तो शुगर नहीं खाते, गुड़ खाते हैं। अरे भाई, गुड़ भी शुगर है। बस गुड़ में ये कुछ अच्छाई ये होती है कि भाई ऐसे शुगर खा रहे हैं तो उसमें केवल भाई मिठास है। गुड़ खा रहे हैं तो मिठास तो है ही, वो तो करेगा ही नुकसान ना, जो करना है मिठास को। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें भी चली जाती हैं, है ना। कुछ उसमें अलग से भी कुछ तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब अल्लम गल्लम चीज़ें भी, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं। अल्लम गल्लम का मतलब बुरा नहीं, मतलब अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो भी चली जाती हैं। लेकिन इन कुछ कुछ चीज़ों को लेने के चक्कर में आप शुगर क्यों लेंगे भाई? मतलब गुड़ गुड़ के साथ शुगर जा रहा है, जो कि मात्रा बहुत अधिक है। तो बेहतर है कि वो चीज़ें तो जो जो और भी चीज़ें आती हैं शुगर के साथ में, गुड़ गुड़ में जो जुड़ी रहती हैं, वो चीज़ें तो किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। गुड़ में ऐसा कुछ नहीं होता जो बाकी ये भोजन में नहीं मिलता हो। ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं होता है कि जो बाकी जगह नहीं मिलता है, यहीं केवल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वनस्पतियों में होता है कि फलाने में जो मिल रहा है वो बाकी बहुत बहुत चीज़ों में नहीं मिलता। इसमें ये दुर्लभ प्रजाति की जो विटामिन हैं वो इसमें है, इसमें इसमें वो उसमें होता है। गुड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप मतलब अगर किसी भी फॉर्मेट में आप जो शुगर खाते हैं वो अगर बंद कर देते, तो आपको पहला काम आपको ये होता है कि बेमतलब की भूख लगना बंद हो जाती है आपको। बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना खा चुके होते हैं फिर भी उनको भूख लगती रहती है। पता है क्यों होता है? इसका नहीं कि आप भूखे हैं। वो दिमाग आपके अंदर भ्रम क्रिएट करता है कि आप भूखे हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर चाहिए होता है। दरअसल जब हम शुगर लेते हैं तो हमारा दिमाग शुगर का नशेड़ी हो जाता है। तो हमें बेमतलब की भूख लगती रहती है, हमें कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। इसका कारण ये नहीं होता है कि हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, बल्कि हमारा दिमाग शुगर मांग रहा होता है। शुगर लगभग हर खाद्य पदार्थ में होती है। तो शुगर के एडिक्शन के कारण हमारा दिमाग हमारे अंदर भूख लगने का भ्रम पैदा करता रहता है, ताकि हम कुछ न कुछ खाते रहें। शारीरिक परिश्रम, इंटरमिटेंट फास्टिंग व पर्याप्त भोजन की सीधी व बिना झमेले वाली गणित है। शरीर ने कैलोरी ग्रहण की, शरीर ने कैलोरी खर्च की। ये तो हो गया शारीरिक परिश्रम। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण शरीर को पर्याप्त समय मिला शरीर की ओवरहालिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, भोजन द्वारा द्वारा जो तत्व प्राप्त हुए उनको प्रयोग करने का, शरीर के अंदर के प्रवाह को बनाए रखने का। पर्याप्त भोजन से शरीर को जरूरी तत्व मिले, तत्वों की कमी से होने वाली हानियों से शरीर बचा। बहुत लोग ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, दुबले पतले रहते हैं, शरीर में भारी तत्वों की कमी रहती है, 40 45 50 साल के उन्हें बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं, किसी लायक नहीं रहते और बीमार रहेंगे। वो इसलिए कि वो हम खट्टा नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, मतलब ये है। अरे भाई, शरीर में बहुत प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। सब कुछ लौकी तरोई में ही नहीं होता भाई। आपको सब कुछ खाना चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने नज़दीकी लोगों में से हैं जो टमाटर नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाते हैं, नींबू नहीं खाते हैं। उनके भोजन में किसी प्रकार का मसाला अगर डाल दीजिए, मतलब जीरा और ये जो, अगर गरम मसाला डाल दें आप, तो बिल्कुल वो पागल हो जाते हैं, खाना ही नहीं, उनको फेंक देंगे खाना। गरम मसाला तो भाई बहुत पौष्टिक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पौष्टिक होता है तो आप 1 किलो खा जाएंगे भाई, थोड़ा सा खाइए।
तो मेरा कहना है भाई टमाटर खाइए, मिर्च खाइए, नींबू खाइए, मसाले खाइए, सिरका खाइए, पंपकिन खाइए, गाजर खाइए, बैगन खाइए, आलू खाइए, सब बहुत लाभकारी होते हैं। सब में बहुत अच्छे तत्व होते हैं। शरीर में बहुत जरूरी तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अनुपस्थिति से शरीर में कई ऐसे जरूरी तत्व भी होते हैं जो शरीर में तो होते हैं वो, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई एक तत्व है ए, जो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और आपके भीतर पर्याप्त ए है, आपके शरीर के अंदर स्टोर है। लेकिन ए को प्रयोग होने के लिए एक मान लीजिए दूसरा तत्व चाहिए होता है बी, जिसका केवल इतना ही काम है शरीर के अंदर कि वो ए को इस्तेमाल होने में सहयोग करता है, बाकी बी का कोई काम नहीं है। तो अब हमारे शरीर में बी तो है ही नहीं है, कम है, तो अब ए पड़ा हुआ है, हम ए खाए जा रहे हैं, हमको लग रहा है चूंकि हम ए खा रहे हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अरे नहीं रहेगा, क्योंकि ए तो आप ले तो रहे हैं, वो स्टोर भी हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके शरीर में बी नहीं है। ये विटामिन ए विटामिन बी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ए है तो बी, तो आपको ए भी लेना पड़ेगा तो बी भी लेना पड़ेगा। इसको मोटी भाषा में अभी हमने जैसे इंसुलिन की बात की कि भाई ठीक है आपने शक्कर खा ली, अब ऊर्जा चाहिए आपको, लेकिन जब इंसुलिन ट्रिगर ही नहीं करेगा उसको तो क्या करेंगे आप? ये है, शायद इस उदाहरण से आप कुछ आसान रहे आपके लिए। तो हमें हर प्रकार के तत्वों को खाना है, जितना भी वो हो। हमें ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत गहरे आप विज्ञान पर जाएं या इस पे बैठ के शोध करें, नहीं कर रहा हूँ ऐसा, सभी लोग कर भी नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब कुछ खाइए। और जो लोग शाकाहारी हैं, जैसे मैं शाकाहारी, तो हम लोगों को तो अपना ध्यान विशेष रूप से देने की जरूरत रहती है। क्यों भाई? जो लोग मांस खाते हैं उनको तो रेडीमेड जो है मिल जाता है ना भाई। जिस जीव को खाते हैं उस जीव ने जो खाया होगा तो उसका उसके मांस में, उसके शरीर में तो वो सारे तत्व तो बने बनाए मिल जाते हैं ना। अब शाकाहार में क्या है, आपको देखना पड़ता है। तो अब अगर कोई बंदा ऐसा जो पूरा जीवन लौकी खा रहा है, तरोई खा रहा है, बाकी कुछ खा ही नहीं रहा हो, है ना, वो मालूम पड़ा हो तेल का भी सेवन नहीं कर रहा है वो, है ना, वो केवल बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे कुकर होता है, जो प्रेशर कुकर जो होता है, तो उस पर पहले पानी डालते हैं, फिर उस पर लौकी काट के डालते हैं, फिर उस पर ऊपर थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, बंद कर दिया उसको, 2 सीटी या 3 सीटी पड़वा दी, और बस सालों से यही खा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये ऐसे करके अपने शरीर को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके शरीर में केवल कुछ ही तत्व जा रहे हैं और वो तत्व भी स्टोर हो रहे होंगे, क्योंकि उन तत्वों का इस्तेमाल करने के लिए जो ट्रिगर करने वाला जो तत्व है वो तो आप शरीर में जा ही नहीं रहा है। और ऐसे लोगों में से मुझे एक बंदा अभी तक नहीं मिला ऐसा जो बीमार ना रहता हो। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर आप इन लोगों को जब मैं बात कहता हूँ, बताता हूँ, तो मतलब मुझे मूर्ख मानते हैं। उनको लगता है वही सही जी रहे हैं। तो अब मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि शरीर का अपना बहुत ही अधिक विलक्षण विज्ञान है। प्रकृति बहुत अधिक इंटेलिजेंट है, हमारी आपकी कल्पना से परे। शरीर की हर एक सेल अपने आप में जीवंत है, उसका अपना एक विज्ञान है। तो इस पे ध्यान दीजिए, और आपके पास कुछ अनुभव हो तो मेरे साथ साझा कीजिए। मेरे पास जो अनुभव और समय के साथ आते रहे, कुछ और प्रयोग कर रहा हूँ तो आपके साथ में साझा करूँगा, और मिलते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी इच्छा करे और आपको उचित प्रतीत हो तो वीडियो को अपने परिवार, मित्रों व नेटवर्क इत्यादि में फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं। जी, धन्यवाद।